साथियों नमस्कार। राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया 2 दिन पहले इस दुनिया से चले गए और हमने पिछले 2 दिनों में लगातार ये प्रयास किया है कि उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को हम आपके साथ साझा कर पाएं, ऐसे लोगों से आपको मिला सकें जिनके साथ पहाड़िया जी की स्मृतियां रहीं। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर रामकृष्ण जी शर्मा, आर के शर्मा के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं। हिंदी की महान विभूति हैं डॉक्टर आर के शर्मा। आज सुबह ही कुमार विश्वास की 2 पंक्तियां मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी थी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहा जाए, या फिर खामोश रहने से बेहतर है कि खामोशी से भी अच्छी कोई बात कही जाए। मैं सीधे ही आपको डॉक्टर शर्मा से जोड़ूंगा, जो जगन्नाथ पहाड़िया जी से जुड़ी हुई स्मृतियों को ताजा करते हुए आप सबको बताएंगे। कहाँ से शुरू करोगे सर? मैं सर्वप्रथम उनको भावांजलि प्रदान करूंगा, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत नुकसान भी है, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, स्कूल जीवन के साथी रहे, कॉलेज जीवन के साथी रहे, राजेंद्र हॉस्टल में मेरे साथ रहे। उनके साथ रहने की अनेक स्मृतियां सजग हैं। आज वो मेरे सामने नहीं हैं। उनकी महान आत्मा को मैं बहुत बहुत शत प्रणाम करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस महान आत्मा को अपने चरणों में शरण दें और उनके जो परिवारीजन स्वजन परिजन हैं उनको इस शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आपने जिक्र किया स्कूल जीवन के साथी रहे, तो आपकी शिक्षा साथ हुई है। देखिए, वो भुसावर के रहने वाले थे, मैं भी भुसावर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हम दोनों ने ही भुसावर स्कूल से ही मैट्रिक किया। वो मुझसे 3 वर्ष सीनियर थे। अच्छा। मैंने भुसावर स्कूल से सन 53 में मैट्रिक किया। वो जो है 50 में ही मैट्रिक करके MSJ कॉलेज में पहुंच गए थे। अच्छा। जब मैं सन 53 में MSJ कॉलेज में आया तो पहाड़िया जी वहाँ पर BA फाइनल के स्टूडेंट थे। वो बहुत अच्छे डिबेटर थे और मैं भी अपने समय का बहुत अच्छा डिबेटर रहा हूँ। तो कितनी ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं में कितनी जगह हम लोग साथ गए हैं। तो वो स्मरण बहुत ताजे हैं। और MSJ कॉलेज का जो छात्रावास है, राजेंद्र छात्रावास, अच्छा, उसमें हम लोग साथ रहे। मैं उस छात्रावास का मॉनिटर रहा। उसमें पहाड़िया जी मेरे साथ 1 वर्ष रहे और वहाँ पर जो है बड़े आनंद का समय बीता। तो इस तरह से उनके साथ रहने की बहुत सी स्मृतियाँ हैं। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत सरल हृदय व्यक्ति थे। वो भुसावर में जब पढ़ते थे तो कितनी बार कितने ही साथियों से उनकी बातचीत होती थी। तो कभी किसी साथी से तकरार होती थी किसी की, तो वो शांत कर देते थे। बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे और नाम को भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। ऐसा निर्दोष सरल हृदय सदाशयता से युक्त व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। आगे चल करके राजनीति में वो थोड़े तल्ख स्वभाव के रूप में पहचान वो उनके द्वारा अर्जित की गई या लोगों ने दे दी गई? देखिए, राजनीति में उनका प्रवेश भी नाटकीय ढंग से हुआ। एक माली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाटिकाओं को सींचा करता था, अच्छा, उस माली के माध्यम से इनको पंडित नेहरू से मिलाया गया। वहाँ पर मास्टर आयतेंद्र जी भी थे। तो नेहरू जी ने इनसे पूछा था कि कहो भाई देश कैसा चल रहा है? तो इनका सब कुछ ठीक है साहब, लेकिन दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व सही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो उस छोटी सी उम्र में? हाँ, उस समय ये बिल्कुल जो है छात्री थे। तो नेहरू जी ने ये कहा कि अरे आप चुनाव लड़िए और प्रतिनिधित्व दीजिए, आपको पूरा मौका है, हमारा महान प्रजातंत्र है। उन्होंने कहा साहब आप जो है मुझे टिकट दीजिए, सिंबल अगर मिलेगा तो। हाँ, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो नेहरू जी ने मास्टर साहब से कह करके इनको सदस्य बना लिया कांग्रेस का।
और सवाई माधोपुर से इनको टिकट दिया एमपी का चुनाव लड़ने का। तो ये जो है गौरव की बात है कि सबसे कम उम्र के सांसद रहे और इस तरह राजनीति में इनका प्रवेश हुआ। तो वो एक संयोग ही माना जाएगा कि नेहरू जी के माली से मुलाकात, मास्टर इनके मन में एक कामना थी प्रारंभ से ही। अच्छा। कि दलित वर्ग किस तरह उठना चाहिए। ये जो खटीक एक जाति है जिसको दलित वर्ग में माना जाता है उससे संबंधित थे। इनके पूज्य पिता नथीलाल जी सूप बनाया करते थे। सूप बनाने का सूप काम बेचने गांवों में भी जाया करते थे। बड़ा सामान्य परिवार था लेकिन इनकी कामना थी कुछ करने की, इसलिए वहां पहुंचे। जब ये राजनीति में आ गए तो बड़ी उठक पटक इन्होंने देखी लेकिन कभी किसी के विरोध में नहीं आए। फिर एक ऐसा अवसर भी आया कि जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उस समय महादेव वर्मा का एक प्रसंग मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय स्वयं मौजूद था। अच्छा, मौके पर मौजूद थे। पर इनके साथ ही मंच पर बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये जो है ये अपने आप में एक रोचक बात हो जाएगी। हाँ, महारानी कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था, जयपुर के महारानी कॉलेज में। हाँ। तो मैं उस समय जो है वहीं जयपुरी था, तो मैं भी उस कार्यक्रम में गया था और पहाड़िया जी के पास ही बैठा था। एक साइड में महादेवी जी बैठी थी। अच्छा, स्वयं मौजूद थी वो? स्वयं मौजूद थी। अच्छा, महादेवी वर्मा। तो इन्होंने जो है अपने भाषण में ये कहा था, बिल्कुल सही सही आपको बताऊं। हाँ, अक्षर से आप बताएं। आदरणीय दीदी, आप बहुत कविताएं लिखती हैं उच्च कोटि की, लेकिन मैं तो जब पढ़ता था तब भी आपकी कविताएं मेरी समझ में नहीं आती थी। अच्छा। और आज भी आपकी कविताएं इतनी क्लिष्ट हैं कि मैं नहीं समझ पाता हूँ। आप 2% के लिए लिखती हैं। मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि आप 98% के लिए भी तो कुछ लिखिए। तो इस पर पता नहीं क्यों महादेव वर्मा रुष्ट हो गई और उठ करके वहां से चल दी। अच्छा। लोगों ने उनको जैसे तैसे बनाया। अब मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ कि पहाड़िया जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनकी कविताएं इतनी क्लिष्ट हैं आज भी कि उनको हम जैसे जो प्रोफेसर रिटायर्ड हैं वो लोग ही समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। सामान्य जन उनको नहीं समझ पाता। ये सर, मैं आप चूंकि पुरोधा है हिंदी भाषा जी जी, ये पूरे छायावादी कवियों पर ही एक प्रकार का एक लांछन इसे आप मान सकते हैं कि उनकी रचनाएं हवा में तैरती हैं, जैसा कहने में आता है। देखिए, ऐसा है कि छायावादी युग की जो पृष्ठभूमि है उसको समझ लीजिए आप। छायावादी युग जो है रीति काल की पृष्ठभूमि पर आया आगे। हाँ, रीति काल पे बिल्कुल। तो रीति काल में बहुत ज्यादा भोग विलास, पार्थिवता, नारी का सौंदर्य, इन चीजों पर ध्यान दिया गया। थोड़ा नहीं आगे आ जाओ आप, आवाज कम आ रही लोग। जी हाँ। तो छायावादी युग एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी रीतिकालीन युग के विरुद्ध में। तो इसलिए इन लोगों ने जो है किसी अज्ञात को अपना इष्टदेव मान करके रचनाएं लिखी। और प्रकृति में ही सब कुछ इन्होंने देखा। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भावुकता से भरी हुई है और वो इतनी क्लिष्ट हैं कि सामान्य जन उनको नहीं समझ सकता। जैसे महादेवी जी ने लिखा, अपना परिचय दिया, मैं नीर भरी दुखी बदली, तो उमड़ी फिरती मिट आज चली। तो अब इस प्रकार की कविताएं जो है सामान्य जन की पहुंच से परे हैं। और पहाड़िया जी चूंकि सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करते थे इसलिए उनका कहना गलत नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि महादेवी जी गलत समझ गई और वो रुष्ट हो गई और इसी कारण से अंत में इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, क्यों बहुत लोग इनके विरोध में हो गए। तो ये 13 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद में और उस पद से हट गए। वैसे वो आपके अनुसार वो एक वाजिब वजह थी विरोध की या अनावश्यक तूल लिया गया? बिल्कुल सही कहा पहाड़िया जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी यही कहता हूँ कि महादेवी जी की कविताएं विद्वानों के लिए हैं, पढ़े लिखे लोगों सीमित वर्ग के लिए है। सामान्य जन उनको नहीं समझ पाता। जैसे प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला जी हैं, ये सब चारों के चारों कवि अपने आप में क्लिष्ट हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये इतने दयालु थे कि मैं जब राजेंद्र हॉस्टल में रहता था तो मुझे अपना खर्चा स्वयं कमाना पड़ता था, मेरे घर वाले नहीं दे पाते थे। अच्छा। तो जो राजेंद्र हॉस्टल के वार्डन थे प्रोफेसर केन मेहरा,
उनके 3 बच्चों को मैं 25 रुपये महीने में पढ़ाया करता था। अच्छा। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। तो एक बार मैं अपने गांव भुसावर गया तो वहाँ मैं बीमार पड़ गया, तो 1 महीने तक मैं नहीं आ सका। तो पहाड़िया जी ने 1 महीने उन बच्चों को पढ़ाया, खुद जाकर के खुद आपके जाकर के, स्थान पर। मेरे स्थान पर। तो जब मुझे पता चला तो मैं मेहरा साहब से जब मुझे 25 रुपये मिले तो वो लेकर के इनके कमरे में गया। मैंने कहा भाई साहब आपने बड़ी कृपा की, ये आप दे ले लीजिए। लीजिए। हाँ। तो इन्होंने ये कहा कि रामकृष्ण, मैंने पैसों के लिए उन ये बच्चों काम को नहीं पढ़ाया किया, है, बिल्कुल मैंने केवल इसलिए कि रामकृष्ण के हाथ से ये बगल में जो ट्यूशन है ये ना निकल जाए, नहीं छूट जाए, इसलिए पढ़ाया। इतने सदा से व्यक्ति थे। एक ये बहुत अच्छे डिबेटर थे। हाँ, वक्ता अच्छे थे। MSJ कॉलेज में भी मेरा और इनका प्राय साथ साथ में चलता रहता था। हालांकि मैं जूनियर था, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा डिबेटर रहा और अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में पारितोषिक लाया। तो डिबेटर के रूप में मेरा इनसे बहुत संबंध रहा। मैं बीच में रोक रहा हूँ सर जी। महादेवी वर्मा जी वाली जो शिकायत थी वो क्या नेहरू जी तक पहुंची? और बाद में नहीं, नेहरू जी नहीं रहे उस समय, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी तक वो शिकायत पहुंची थी। और वो इतना ज्यादा लोगों ने तूल दे दिया उसको। हाँ। कि साहब इतनी महान कवित्री का अपमान किया है पहाड़िया जी ने। हाँ। और ये साहित्यकारों के विरोधी हैं। हाँ। ये सब बातें, जबकि हम बराबर ये कहते रहे कि बिल्कुल कहीं पर भी पूजनीय आदरणीय महादेवी जी का असम्मान करने का या उनकी इंसल्ट करने का वो सीधे ही मंच पर मौके पर ही तो कह रहे थे। तो अपने भाषण अपमान जैसा तो कोई भाव उसमें। तो वो महादेवी जी चूंकि कुछ थोड़ी सी, वो कहना तो नहीं चाहिए, अब तो उनकी महान आत्मा ब्रह्म में लीन है। हाँ। कुछ तुनक मिजाज तो थी ही वो प्रकृति से। अच्छा। तो वो इसको फील कर गए, ज्यादा उन्होंने ले लिया, लोगों ने इसको तूल ज्यादा दे दिया। हाँ। पहाड़िया जी के जो विरोधी थे, हाँ, वो अवसर मिल गया उनको अवसर मिल गया। बाकी जरा भी इनकी इसमें कोई भी जो है धृष्टता नहीं थी, नाम को भी असम्मान की बात नहीं थी। एक बात और लोग कहते हैं कि संजय गांधी के असामयिक अवसान भी एक कारण था इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसा है कि वो इनको बहुत पसंद करते थे, इसमें दो राय नहीं। और उनका बहुत बड़ा सहारा था। हाँ। अब इंदिरा जी जो है इनको, वास्तव में इंदिरा जी भी इनको प्यार करती थी। और ये भी इतने इंदिरा भक्त थे कि कुछ समय तक तो इंदिरा जी का फोटो एक गले में लटका करके, आपने ऐसे इनके बहुत से फोटो देखे होंगे, मेरे एल्बम में मिल जाएंगे। हाँ। कि ये इंदिरा जी का फोटो अपने गले में लटका करके बाहर निकला करते थे। अच्छा। इतने भक्त थे नेहरू परिवार के। हाँ। तो उस समय जो है संजय जी के जाने से हाँ। ये दुर्बल तो हुए, कमजोर हुए। इंदिरा जी इनको हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उस समय ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई थी। हाँ। कि जगह जगह पर लोगों ने इसको एक तरह का वितंडाबाद बना लिया। इसलिए उन्होंने यही उचित समझा कि भाई ये इस्तीफा दे, अनावश्यक। बाकी इनका 13 महीने का जो कार्यकाल राजस्थान में रहा, बहुत अच्छा रहा वो कार्यकाल जो है। अच्छा, मैं तो जो है इनका मित्र रहा, हालांकि छोटा भाई हूँ लेकिन मुझे मित्र मानते थे। तो मैं कई बार चंडीगढ़ रहा जब ये वहाँ पर राज्यपाल थे। तो मैं इनसे दिल लगी मजाक किया करता था। और शांति भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। तो एक बार मैं और हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष मोहन वल्लभ, राम बाबू शुक्ल और राजेंद्र लाला, हम लोग जो है इनके पास गए चंडीगढ़। तो ये थोड़ा लेट निकल के आए, तो मैंने एक भाभी जी के चरण स्पर्श करके पैर दबा के आए हो क्या? अरे रामकिशन, तेरी तो वही आदत है पुरानी जो है। बड़े हंसमुख प्रकृति के थे। तो मैंने कहा देखो मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे ब्राह्मण का ही भोजन करना है, ये ध्यान रखना। अरे अभी बुलाता हूँ मैं रसोइये को, देखो भाई ये क्या चाहते हैं वही बनेगा। मैंने कहा ब्राह्मण तो खीर पूड़ी चाहता है, तो खीर पूड़ी ही बनवाई इन्होंने। अच्छा। और हम वहाँ पर जो है कई दिन रुके। तो इन्होंने हमारे घूमने फिरने की बहुत अच्छी और बिल्कुल ये भूल जाते थे जब हमारे पास बैठते थे कि ये गवर्नर है, बिल्कुल सही बात है, तुलना में कुछ भी नहीं है। इतना सम्मान देते थे। तो बड़े ही सहृदय व्यक्ति। और देखिए MA थे पॉलिटिकल साइंस में, LLB थे, खूब सुशिक्षित थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत सहृदय मानव थे। तो इनके गुणों की एक बहुत लंबी सूची है। एक बहुत बड़ा लॉस साहित्य जगत को भी हुआ है, राजनीति को तो बहुत ही हुआ है,
और राजस्थान को तो इतना ज़्यादा हुआ है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं एक तो आध स्मृति स्वरूप आप उनका फोटो आपके साथ वाला लोगों को दिखा दें अपने हाथ में लेकर के। ये देखिए देखिए, साथियों, ये जो हाँ है मुझे 51,000 रुपये का पारितोषिक मिला था और एक श्री कृष्ण की 18 किलो की मूर्ति। अच्छा, ये कला अच्छा। मंदिर में फंक्शन हुआ था, तो उस समय जो है ये कला मंदिर में पधारे थे। हाँ, हाँ। और वहाँ इन्होंने मुझे ये 51,000 रुपये मेरे हाथ में है, नोटों की हाँ, बंदी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये श्री कृष्ण की प्रतिमा मेरे हाथ में है। ये कला मंदिर का उस समय भनत सिंह जी मौजूद थे। हाँ, ये हाँ। फोटो है। एक जो है ये देखिए, मैंने स्वामी दयानंद महाकाव्य लिखा था, हाँ, हाँ, तो हाँ। राजस्थान मंच की ओर से इसका विमोचन जयपुर के मंच पर किया गया था। तो वहाँ पर पहाड़िया जी ने इसका विमोचन किया था। अच्छा, अच्छा। ये इनके हाथ में जो है स्वामी दयानंद महाकाव्य है मैं आपका वो लिखा दे रहा हुआ। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मेरे एल्बम में शताधिक फोटो हाँ, उनके हाँ, साथ सैकड़ों हैं। स्मृतियां आपके साथ। अब थोड़ी सी कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपने किसी को नहीं बताई आज तक। देखिए, ऐसा है हाँ, कि इनका ग्रंथ हाशिए से मुख्य धारा तक, अच्छा, अच्छा। ये इसमें ये जो शीर्षक है, हाँ, ये पहाड़िया जी ने मुझसे ही लिया। मैंने ही तो अच्छा, ये पहाड़िया जी के हाथ की लिखी पुस्तक हुई है। है अच्छा, पुस्तक ये और आप एक बार साथियों समझिए, आप थोड़ा सा, पहाड़िया जी ने मुझसे कहा था। जगन्नाथ पहाड़िया जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने एक संस्मरणों की किताब लिखी थी, हाशिए से मुख्य धारा तक। तो ये टाइटल आपने दिया उनको। ये शीर्षक मैंने दिया। हाँ, और हाँ। वो समय समय पर टेलीफोन के द्वारा या कभी मुझे बुला करके, कई बार जो चंडीगढ़ में गया, हाँ। तो ये इस संबंध में पूछा करते थे और मुझे दिखाया करते थे। अच्छा, अच्छा। इसका शुद्धिकरण भी मैंने किया है। हाँ, हाँ, प्रकाशन में पूरी सहायता करी है। अच्छा, अच्छा। कुल मिलाकर के हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि एक असाधारण व्यक्तित्व था, और राजनीति में ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में ही बड़ी बड़ी शुद्धता इस व्यक्ति ने रखी। अपने बाल बच्चे सब जो है, इनका बड़ा लड़का ओम प्रकाश, ये किताब अगर कोई पढ़ना चाहे तो बाजार में उपलब्ध है। ये बाजार में भी उपलब्ध है। यहाँ पर जो है चौबुर्जा पे जो है द्वारका जी का भारतीय पुस्तक मंदिर, अच्छा, अच्छा। ग्रंथागार है, वहाँ मिल जाएगा। मेरे पास भी कुछ ग्रंथ की कॉपी और मिल जाएंगी। अच्छा, अच्छा। एक हमारे दर्शक हैं, भुसावर से ही होंगे शायद, हेम पांडे जी। जी, वो अपने पिता गोविंद पांडे जी की ओर से आपको नमस्ते कर रहे हैं। हाँ, मैं उनकी नमस्कार को सादर स्वीकार करता हूँ। और गोविंद जी मेरे बड़े प्रेमी हैं, बड़े स्नेही हैं। अच्छा, अच्छा। गोविंद जी और मैं बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं। बड़े ही स्पष्ट वक्ता, बड़े ही अच्छे सद्गुण संपन्न व्यक्ति हैं गोविंद जी, गोविंद पांडे। और जब भी किसी पर कोई मुसीबत पड़ती है, हाँ। तो गोविंद पांडे सबसे आगे तैयार रहते हैं। अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और उनका नमस्कार शिरोधार्य करता हूँ। सिरोदार है। अब आप थोड़ा स्मृतियों में लौटिए। पहाड़िया जी जब राजेंद्र हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर जो है कई लोग ऐसे थे कि जो बड़े मजाकिया स्वभाव के थे। तो एक बार वहाँ पर मॉनिटर का चुनाव हुआ करता था। राजेंद्र हॉस्टल में 40 सीट थी, 40 व्यक्ति ही रह पाते थे, तो उनका एक मॉनिटर हुआ करता था। तो एक बार जो है पहाड़िया जी के कहने से मैं मॉनिटर के पद के लिए खड़ा हो गया। अच्छा। तो उस समय एक लालचंद जो बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर हुए, और एक राजेंद्र सिंह जो एईएन थे, इन्होंने चतुर्वेदी नामक एक व्यक्ति को मेरे विरोध में खड़ा कर दिया। तो पहाड़िया जी ने शाम को मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि भाई रामकृष्ण, अच्छा, मैं चूंकि बोर्ड भी टॉपर हूँ और राजपूताना विश्वविद्यालय का टॉपर हूँ। अच्छा, अच्छा। मैंने 3 विषय, तीनों साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से सन 57 में राजपूताना विश्वविद्यालय को टॉप किया है। और 5 गोल्ड मेडल लेने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ। अभी तक मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो पहाड़िया जी ने मीटिंग करी शाम को, और राजेंद्र से, लाल सिंह से, चतुर्वेदी से ये कहा भाई रामकृष्ण जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, उस व्यक्ति की तुलना में आप किसको क्यों खड़ा करते हो? तो इसलिए मेरी बात मान जाओ और इसको ही जो है निर्विवाद रूप से चुना हुआ घोषित कर दो।
लेकिन वो लोग नहीं माने और चुनाव हुआ। तो पहाड़िया जी मेरे साथ एक एक कमरे में गए और हर एक से जाकर के ये कहा कि रामकृष्ण ही मॉनिटर होने के योग्य हैं, और मैं जीता। तो चतुर्वेदी की पराजय हुई। एक हमारे बीच में मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा, धृष्टता ये है, सुशील प्रधान हैं जो नगर में बैठे हैं इस समय और अपने पिता ब्रह्मानंद डाडीवाला जी से जुड़ा एक संस्मरण सुना रहे हैं कि एक बार जयपुर गए थे किसी रैली में, जी जी और पहाड़िया जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा था कि यहीं रुकोगे या जाओगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम यहीं रुकेंगे, तो उनका कहना यह है कि खुद अपने लिए अपने हाथों से हमारे लिए बिस्तर बिछाया और कहा यहाँ सो जाओ, भोजन आपको मिल जाएगा। तो वो भी उनकी सादगी की और सहृदयता ये बिल्कुल सत्य घटना है। ब्रह्मानंद जी दाढ़ीवाला मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मेरा बड़ा घनिष्ठ परिचय है इनसे। तो ये बात जो बताई गई है ये बिल्कुल ठीक है। उनमें इतनी सादगी, इतनी सौम्यता थी। वो कितने ही ऊंचे पद पर रहे, देखिए वो कई बार MP रहे, MLA रहे, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, 2 जगह के गवर्नर रहे, लेकिन अभिमान नाम की बात तो छू भी नहीं गई है। तो मैं उनके बच्चों के बारे में बता रहा था कि ओम प्रकाश और संजय दोनों बहुत ही अच्छे थे। संजय जी दुर्भाग्य से नहीं रहे। संजय जी की पत्नी भी इतनी अच्छी विदुषी है कि जब मैं जयपुर जाता था इनके घर पर मिलने के लिए तो वो बाहर निकल करके मेरा चरण स्पर्श करती और मुझसे आशीर्वाद लेती। संजय भी मेरा चरण स्पर्श करता। तो इनका पूरा परिवार, इनकी पुत्रियां भी बड़ी विदुषी हैं। ये जो है बड़े ही अच्छे संस्कारों की हैं। और शांति भाभी से तो मैं जब भी मिलता हूँ तो बड़ी हंसी मजाक करता हूँ। तो वो कहती हैं कि लाला जी कहती हैं मुझे, लाला जी तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि शांति जी की भी इस समय तबीयत ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी तबीयत वो शीघ्र ठीक हो जाएं और पुनः अपने परिवार को संभाल लें। एक बात मैं बीच में फिर एक बार कहूंगा स्वागत कि आप उनकी विनम्रता की तारीफ किए जा रहे हैं, और जनरली लोगों से जब मिला जाता है तो लोग कहते हैं वो बहुत कड़क और ऐसे स्वभाव के थे कि लोग उनसे मिलने से डरते थे। थोड़ा सा तहकीकात करने का उनका अंदाज ज्यादा था। कोई व्यक्ति आया है तो उससे एक तरह वकील की तरह बहस करना। ऐसा है, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े स्पष्ट वक्ता थे। हाँ, ये एक जो उनके अंदर जीवन से का था वही बाहर से था। तो उनकी स्पष्ट वक्तता ही कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि वो बड़े अभिमानी हैं, डांट फटकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। वो जो है कड़क आवाज में बोलते बस थे, लेकिन तत्काल हंस जाते थे। तो उनकी हंसी इस बात को बताती थी कि अंदर कहीं उनके मेल नहीं था। तो लोग जो है ऐसा कहते थे कि वो बड़े रूखे स्वभाव के हैं और चाहे जिसको फटकार देते हैं, लेकिन वो फटकारना नहीं था। वो जो है सत्य वक्तता का ही एक उनका एक जो लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, पच नहीं पाती है। एक हमारे दर्शक हैं सर जितेंद्र सिंह मीना जी, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि पहाड़िया जी के व्यक्तित्व को वो कौन सा कारण था कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बाद भी अपने जीवन काल में एक लंबे दौर में और अंत तक राजनीति के हाशिए पर चले गए। जैसे वो बिहार के राज्यपाल थे, वहां से आने के बाद उन्होंने कठूमर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। उनके बेटे भी ओम प्रकाश चुनाव हार गए और पहाड़िया जी को कांग्रेस परिवार ने या नेहरू गांधी परिवार ने पर्याप्त सम्मान दिया, हरियाणा का भी राज्यपाल बनाया, लेकिन वो हाशिए पर तो रहे आखिर के दिनों में। देखिए राजनीति बड़ी एक कहना चाहिए एक चक्रव्यूह की तरह से राजनीति की रचना होती है। इसमें जो है अनेक पहलू काम करते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, लाल बहादुर शास्त्री एक प्रकार के संत थे, लेकिन उनका भी कई बार विरोध होता था, लोकसभा में विरोध होता था। नेहरू जी के सामने तो आप देखिए कई बार जो है तनातनी की स्थिति हो जाया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी से कई बार फोटो एक्सचेंज हो जाता था और कई ऐसे। तो राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति जो है एक ही स्थान पर कायम रहे। उसमें जो है कई बार डामाडोल अप डाउन चलते रहते हैं। एक तो इनमें खास बात क्या थी कि ये खुशामदी बिल्कुल नहीं थे। तो ये वस्तु स्थिति को स्वीकार करते थे। अब जब ये हाशिए पर आ गए
तब भी इन्होंने स्वीकार किया। मैं कितनी बार इनके घर गया जब ये कुछ भी नहीं थे, हाँ तब बातचीत हुआ करती थी। मैं कहा करता था, ये कहते थे भाई देखो, राजनीति में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आत्मा बेची हो। हाँ हाँ हाँ। आत्मा को बेचने वाले कई बार बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने आत्मा नहीं बेची। इन्होंने कभी जो है समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों से। तो ये कट्टर सिद्धांतवादी थे, स्पष्ट वक्ता थे। और फिर राजनीति की चाल ही दो रंगी हुआ करती है। हाँ वो तो अलग है। एक इसीलिए हमारे जो है- दर्शक हैं सूर्य प्रताप पांडे, जो शायद सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह पांडे, सन ऑफ रोम राम तिवारी जी, आपको नमस्ते बोल रहे हैं। मैं नमस्कार शिरोधार्य करता हूँ, बहुत बहुत स्नेह और शुभकामना देता हूँ। मैं इनके पिता के नाम से पहचान गया हूँ। हाँ हाँ, रोम और राम तिवारी मैं जी। बहुत ज़्यादा भाव विभोर हूँ। आपने मुझे याद किया और बहुत बहुत मेरी सदाशयता शुभकामना। एक कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह आपको चाचा जी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल और भी कई लोगों के सवाल हैं। इलाके के लिए कोई माइलस्टोन काम नहीं किया, डेवलपमेंट जैसा आज चकाचौंध भरा डेवलपमेंट लोग देखना चाहते हैं। एक तो शायद उस समय ऐसे चकाचौंध भरे डेवलपमेंट की कहीं व्यवस्थाएं भी नहीं थी। ऐसा है, काम तो उन्होंने किए थे, कई काम किए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ सके। हाँ। भरतपुर एक बार आए, वो हिंदी साहित्य समिति गए, मैं उनकी बगल में बैठा था। मैंने जरा सा संकेत किया कि हिंदी साहित्य समिति को कुछ दे जाइए, तत्काल उस जमाने में 1 लाख रुपए दे गए। अच्छा, वहीं बैठे अच्छा, बैठे। हाँ। और आज भी आप देख लो कि हिंदी साहित्य समिति में पत्थर लगा हुआ है उनके हाथ का। ऐसे ही जहाँ कहीं जाते थे और उनसे यदि किसी प्रकार की कोई मांग की जाती थी तो पूरा करते थे। इतना अवश्य है कि कोई बड़ा कारखाना या कोई फैक्ट्री या कोई इस प्रकार का, जैसे और लोग कर गए, बाबू राज बहादुर कर गए, तो बाबू राज बहादुर के जैसे काम करने का इनको तब तक मौका नहीं मिला। ये जम ही रहे थे। थोड़ा सा अब आपने जिक्र ही किया है, जी, जी। तो ये दो धुरी थी या दो ध्रुव थे, बाबू राज बहादुर और जगन्नाथ पहाड़ी आपस में एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसा है कि विरोध राजनीति में कोई स्थायी स्थायी चीज नहीं है। हाँ। होता रहता है, चलता रहता है। हर आदमी जो है अपने लाभ के लिए किसी से करने की आवश्यकता हो तो विरोध कर बैठता है। बाकी राज बहादुर भी बहुत अच्छे, मैं उनके भी बहुत संपर्क में रहा और उनके ऊपर तो मैंने एक ग्रंथ भी निकाला बाबू राज बहादुर के ऊपर। अच्छा। जो मेरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। हाँ। तो मैं कई बार उनके यहाँ जाता था, तो वो कहते थे कि भाई उनके अपने खानसामा को बुला के, पंडित जी आए हैं, इनको पंडितों का भोजन बनेगा। बड़े बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे बाबू राज बहादुर। तो इन दोनों में कोई भी ऐसी बात नहीं थी बाबू राज बहादुर में। ये कुछ लोगों को ऐसा भ्रम पैदा हो गया था पहाड़िया जी कड़क स्वभाव के हैं, बाकी ऐसा नहीं था। राज बहादुर तो हमेशा हंसते ही रहते थे और बहुत ही विनम्रता से बोलते थे। कुलदीप सिंह जी की जो कह रहे हैं वो, चाचा जी ना तो किसी के आने से और ना किसी के जाने से इस सृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे इनको प्रत्युत्तर देंगे? ऐसा है, फर्क पड़ता है। जो आदमी आता है तो अपने साथ कुछ काम लेकर के आता है, नियति उसको कुछ काम सौंपती है। उन कामों को जीवन काल में पूरा करता है। और जब वो जाता है तो अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, अपने द्वारा किए हुए काम छोड़ जाता है। और आज भी हम कुछ महान पुरुषों को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि कुछ शाश्वत महत्व का कार्य वो कर गए हैं और वो युग युग तक जो है याद किए जाएंगे। इसलिए देखिए, बहुत प्रकार के वीर संसार में होते हैं, दानवीर, मानवीर, कर्मवीर। मैं इनमें कर्मवीर को सबसे ऊंचा मानता हूँ। कर्मवीर हाँ, कर्मवीर सबसे ऊंचा होता है। यूं हर वीर ऊंचा होता है, लेकिन अब देखिए भीष्म पितामह और श्री कृष्ण, इन दो का मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में उदाहरण देना चाहता हूँ। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे, कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने और बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन वो अवतार नहीं कहलाए। और श्री कृष्ण ने एक बार जांग में गलत गदा लगवाई, दुर्योधन की बेईमानी करवाई, एक बार अश्वत्थामा के बारे में झूठ बोला, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को अवतार माना गया है। वो क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण चिंतन किए हुए को तत्काल कर डालते थे, समय नहीं ले, कर्मवीर थे। हाँ। और भीष्म पितामह सोचते ही रह जाते थे।
द्रौपदी चिल्ला रही है मेरी रक्षा करो, और वो सोच रहे हैं कि मुझे करनी चाहिए ये याद नहीं है। कि दुर्योधन का अन्न खाया है मैंने, राजद्रोह तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कर्मवीर ही सबसे बड़ा होता है। और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति जब जाए तो लोग कहें कि एक कर्मवीर चला गया, तो उसकी कर्म श्रृंखला संसार में रहती है। आज भी हम अब्राहम लिंकन को क्यों याद करते हैं, चर्चिल को क्यों याद करते हैं, आज भी हम नेहरू जी को, महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं, इंदिरा गांधी को भी। अब कई एक बातों में इंदिरा गांधी के बारे में लोग कई तरह के विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो भी महिलाओं में बड़ी कर्मठ संसार की महान महिलाओं में उनकी गणना है, चाहे कुछ कामों में लोगों का कुछ विरोध उनको सहन करना पड़ा हो। इस सूर्यकांत पांडे जी ने एक टिप्पणी लिखी है कि पहाड़िया जी के पास वैर विधानसभा इलाके से या दूसरे इलाकों से सामाजिक कार्यों के मुद्दे लेकर लोग नहीं गए। लोग जाते भी थे तो इंडिविजुअल वर्क के लिए जाते थे, व्यक्तिगत ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो। और विरोध उनका इसलिए है कि कड़े शब्दों में कई बार वो उन कार्यों के लिए, पर्सनल कामों के लिए तो हर कोई अप्रूव नहीं करता है। लोगों के अंदर भी खामियां हैं कि वो व्यक्तिगत कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सार्वजनिक कामों पर कम ध्यान देते हैं। थोड़ा ये बात सत्य है, पहाड़िया जी के पास सार्वजनिक कामों के लिए कम लोग जाते थे, व्यक्तिगत कामों के लिए ज्यादा जाते थे। ये उन लोगों की अपनी एक दुर्बलता है। अब पहाड़िया जी के स्वभाव के बारे में तो बार बार वही बात आती है कि वो अक्खड़ स्वभाव के लोग थे, स्पष्ट वक्ता थे, लेकिन कोई ऐसा लांछन उनके ऊपर कोई नहीं लगा सकता कि उन्होंने किसी से कोई धनराशि ली हो या कुछ मांगा हो या कोई अनुचित काम उन्होंने किया हो, कोई अनुचित सिफारिश से अपने परिवार वालों को कोई बहुत ज्यादा लाभ। कई बार एक थोड़ा सा समाज में एक चला था कि उनकी जाति में जन्मा है, कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि वो ये कहते थे कि हमारी जाति में जन्मो और फिर हमारे पास आओ काम। नहीं, ये असत्य है। हाँ। जाति संबंधी बात मैंने तो पूरे जीवन काल में उनके मुख से नहीं सुनी। हाँ। कभी नहीं सुनी, ना वो चर्चा करते थे इसकी, और मित्र के रूप में हमने भी कभी इसको आड़े नहीं आने दिया। हाँ। उनसे किसी प्रकार का, राजेंद्र हॉस्टल में हम लोग बगल बगल में बैठ करके खाना खाते थे। हाँ। एक ही रसोईया जो है हमको परोसता था। तो ये बात जो है कहीं नहीं थी कि वो जातिवाद में थे, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, नाम को भी नहीं थे। मैंने कहा ना कि जब भी हम जाते थे तो कहते थे भाई आप पंडित हो, तो वो तो एक सामाजिक परंपरा है। हाँ, तो आपको पंडितों का जैसा ही भोजन बनेगा, तो ये कोई जातिवाद नहीं है। ना, बिल्कुल सही बात। अब हम कहीं जाएं वहाँ अपने रुचि के भोजन के लिए कह दें, हाँ, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये कोई बुरे भाव से नहीं कहा जाता है। तो वो बड़े और कोई ऐसा रोचक संस्मरण जो आपके जेहन में अंदर बैठा ऐसा है कि एक बार राजेंद्र हॉस्टल में मित्र लोगों में जैसा कि प्राय हुआ करता था, दिल लगी मजाक चल रही थी। तो पहाड़िया जी भी उस समय सम्मिलित थे, एक अजीराम जी थे, एक जगदीश प्रसाद शर्मा थे, राधे श्याम जी थे, राजेंद्र जी थे, लाल सिंह जी थे, हम लोग 40 लोग थे। अच्छा। उनमें पहाड़िया जी भी थे। तो वो मजाक जो है इस श्रेणी तक पहुंच गया कि एक दूसरे के वस्त्रों को खींचने लगे। अच्छा। तो मुझे अब तक याद है कि पहाड़िया जी धोती पहना करते थे, ये पेंट वगैरह नहीं पहनते थे। पहाड़िया अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा धोती कुर्ता में और टोपी में रहते थे। तो संभवतः अजीराम ने या किसी और ने मिलकर के और उनकी धोती खींच ली, तो वो धोती उतर गई और एक लंगोटी ही अंदर रह गई। अब वो आगे आगे भागा जा रहा है, राजेंद्र हॉस्टल के आगे, ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, और लोगों ने खूब ताली बजाई। उस समय राजेंद्र सिंह अब भी मौजूद हैं, लाल सिंह तो ऊपर चले गए। तो उस समय जो है खूब ताली बजाई, खूब मजा लिया, और ये भी खूब हंसे और ये कहा कि अरे आप लोग कमाल करते हो, एक वस्त्र मेरे पास और नहीं होता तो तुम तो मुझे नंगा कर देते। खूब हंसे हम लोग जो है। तो इस तरह के हंसी मजाक ये खूब एंजॉय करते थे। आप हरियाणा के राज्यपाल रहते हुए चंडीगढ़ गए हैं। हाँ, बिहार भी गए? बिहार के राज्यपाल बिहार नहीं जा पाया, नहीं, दूरी का एक। लेकिन हाँ, इनसे जो है आप देखो कि फोन पर मेरी प्राय जो है हर वीक बात हो जाती। अच्छा, हर सप्ताह। आखिरी मुलाकात कब हुई है? ऐसा है कि प्रत्यक्ष में अभी जयपुर गया था, ये इनके पुत्र का जब निधन हो गया था, संजय का। हाँ। तो उस समय जो है बड़ा दुखी भरा वातावरण था। तो
तो उस समय बातचीत तो नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ी देर बैठ करके आ गया था, बस वो आखिरी वो दर्शन। आखिरी मुलाकात जो है। उसके अच्छा, बाद नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी मुख्यमंत्री निवास जाना हुआ आपको? अरे आप देखिए, एक संस्मरण फिर याद आ गया। हाँ, ऐसा था, ये मुख्यमंत्री थे, तो मैं इनसे मिलने गया मुख्यमंत्री भवन में। तो वहाँ पर मास्टर हर्बल राम जी, अ, विष्णु दत्त जी, अमर सिंह पांडे, अ, वो लोग जिन्होंने इधर इनको एक पढ़ा- ये अमर सिंह पांडे स्कॉलर कमेंट क्या है, कमेंट्स स्कॉलर कमेंट इन एनी मेमोरी, अमर सिंह पांडे से जुड़ी हुई, ये आप सुना दो पहले, कमेंट्स में है। हाँ, तो उस समय ये भवन के सामने रेत थी। इन्होंने पहाड़िया जी को भी पढ़ाया था और मुझे भी पढ़ाया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे साहब? हाँ। कि तीसरा दिन है, अच्छा, मुख्यमंत्री पहाड़िया जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। कभी वो चांदना साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, वो फुर उड़ जाते हैं जो है, तो इधर चढ़ जाते हैं। मैंने कहा आज मैं कराऊंगा आपको अच्छा मुलाकात। अच्छा। तो मैं सीधा चढ़ता हुआ गया, तो उसने रोका मुझे हाँ कि साहब जो चिट दीजिए। मैंने कहा कुछ नहीं, पहाड़े ये मेरे मित्र हैं। और मैं सीधा वहाँ गया, तो ये निकल ही रहे थे। मैंने कहा कमाल है भाई साहब, 3 दिन से गुरजन जो है आपके यहाँ जमीन पर बैठे हैं और आपकी मुलाकातें कौन है? मैंने कहा हर्बल राम जी हैं, विष्णु दत्त जी हैं, अमर सिंह पांडे हैं, मन्नू लाल जी हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। अरे क्या करूं रामकृष्ण, 3 दिन से मैं बिल्कुल ही जो है समय नहीं मिल पाता है मुझे। और बस सीढ़ी पर वो कार लगा देता है, मैं चढ़ जाता चढ़ जाता और हूँ, सीढ़ी निकल पे जा, पता नहीं निकल चलता जाता हूँ। कौन आया तो पहले मिलिएगा कि यार आज भी जो है मिनिस्टर वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी, तो कुछ भी हो हाँ, आज तो हाँ, आपको गुरुजी मिलाऊंगा मैं। तो ये तब तक कार में बैठ गए, तो मैंने हाथ पकड़ के इनको खींच लिया खींच लिया। हाँ से। तो वो लोग बड़े चकराए जो इनके बॉडी गार्ड वगैरह थे। मैंने कहा मेरे मित्र हैं, चिंता मत करो। और मैं ले गया और सबसे मिलाया इनको, और इन्होंने क्षमा मांगी हाथ जोड़ करके कि 3 दिन से आप लोग कष्ट पा रहे हैं। तो इनकी सरल हृदयता, सहृदयता, सीधेपन का, और साथ में इंटेलिजेंट भी थे। ऐसा नहीं था, राजनीति चलाना इनको आता था। और देखिए वित्त मंत्री भी रहे राजस्थान के। राजस्थान उस समय जो है मुझे अब तक याद है कि महिलाओं को कुछ कमेंट करके इन्होंने ऐसा हंसाया था कि सब हंसी थी, उनके बारे में कुछ कमेंट किया था। तो हंसमुख भी थे, मजाक भी किया करते थे। एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। हमेशा याद रहेगी, उनके कार्य हमको प्रेरणा देते रहेंगे। और हम तो फिर एक बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनकी महान आत्माओं को शांति दें, इनके परिवारजनों को धैर्य दें, और शीघ्र से शीघ्र इनकी धर्मपत्नी हमारी स्वस्थ हो शांति जाएं बहन वो। जी स्वस्थ हो जाएं। देखो, कुलदीप जी का एक थोड़ी शिकायत है। वो कह रहे हैं चाचा जी, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं बनी। मैंने कई बार इनको लिखित में सूचना दी, शांति जी से भी कहा, लेकिन आज तक हमारी सड़क बन जाए ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। कई लोगों के व्यक्तिगत काम अटक गए होंगे। ऐसा है कि अब ये बहुत से पेचीदे प्रश्न हैं, इनका एकदम उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इनकी राजनीति में जाने कहाँ कहाँ पर इनको संतुलन बैठाना पड़ता है, कौन सी डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर जो इनके वोटर्स ज़्यादा हैं। राजनीति में बहुत दुर्बलताएं हैं, दुर्बलताएं बहुत। वो दुर्बलताएं अच्छे से अच्छे व्यक्ति को घेर लेती हैं। पंडित नेहरू की आलोचना नहीं होती थी क्या? राम मनोहर लोहिया तो यूँ कहते थे पंडित नेहरू बेईमान है। ये पहाड़िया, हाँ एक बात और मैं सुनाना चाहता हूँ कि मैंने एक बार पहाड़ी जी से ये कहा कि मैं संसद का सत्र देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो मेरे एक साथी रेवती चंद्र पांडे थे, भुसावर के रहने वाले, उनका निधन हो गया, वो वकील थे बयाने में। तो इन्होंने कहा कि आ जाओ, सत्र इस तारीख से इस तारीख तक है, किसी भी दिन आ जाओ। तो मैं और रेवती चंद्र पांडे दिल्ली गए और संसद का सत्र हमने देखा। अच्छा। तो संसद के सत्र में देखिए कि राम मनोहर लोहिया ने खड़े होकर के ये कहा कि पंडित नेहरू बेईमान आदमी है। वहीं पर ये उस समय की संसद में, हाँ बिल्कुल तो सही वहां पर जो है आप देखिए कि मित्रवत भी खूब व्यवहार होता था, एक दूसरे से गले भी लगते गले थे, भी मिलते और संसद में जो है एक दूसरे की खूब आलोचना करते थे। अब थोड़ा सा ऐसे भाव अब तो शायद जो है ना बहुत स्तर गिर गया है राजनीति। अब तो थोड़ी व्यक्तिगत पर्सनलाइज हो जाते हैं। साथ में एक महान राजनीतिज्ञ को ले जा रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि इनकी परंपरा के और राजनीतिक पैदा हो तो ये हमारा बड़ा भारी सौभाग्य रहेगा। चाय बनाना नहीं, अभी कोई और आपके जेहन में कोई बात आ रही हो तो आप बता दें।
अब यही है कि हमारे क्षेत्र के हाँ जो राजनेता हैं वो पहाड़िया जी से प्रेरणा लें, और जो पहाड़िया जी के संबंध में जैसी भी शिकायतें छोटी मोटी आई हैं वो ध्यान दें इस बात पर। ये देखो, राजवीर फौजदार भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि लोग उनके पास लोग अपने निजी कामों के लिए ज्यादा जाते थे, इसीलिए उनका विरोध ज्यादा है। पहाड़िया जी के जीवन काल में कोई भी उनके ऊपर अनर्गल कोई आरोप नहीं लगा। और पहाड़िया जी, सियाराम जी प्रधान, छोकरवाड़ा जी का कोई शानदार किस्सा हो तो आप और सुना दीजिए कोई। ऐसा है कि ये जो मीटिंग्स हुआ करती थी इनमें जो है पहाड़िया जी की खास बात ये थी कि वो कोई न कोई हंसी मजाक की बात जरूर करते थे। अच्छा, हंसी ठहाका लग जिससे जाए। एकदम ठहाका लगता था। तो लोग जो है उनके नीरस स्वभाव को या उनके क्रोधिल स्वभाव को या रूखे स्वभाव को ज्यादा उद्धृत कर रहे हैं। हाँ, उनके लेकिन अंदर की जो उनके दूसरा अंदर पक्ष जो है, दूसरा पक्ष है वो मैं जानता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल निर्दोष, सरल हृदय, और बिल्कुल उनके अंदर कपट नाम की कोई चीज नहीं थी। ये मैं जो है सरस्वती सदन में बैठा हुआ हूँ और ये जो है सरस्वती चारों तरफ हाँ, मेरे हैं। चारों तरफ आपके हैं। बिल्कुल मेरा कोई देखिए स्वार्थ नहीं उनसे, बिल्कुल सब ना चले गए दुनिया से। ना बिल्कुल। उनके परिवार से कोई स्वार्थ। मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। पहाड़िया एक नेक दिल इंसान था और मौका मिलता तो वास्तव में भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत कुछ कर जाने की तमन्ना थी उनके अंदर थी, लेकिन वो कुछ ऐसा ऊहापोह का समय था कि नहीं कर पाए। अल्पकाल में ही मुख्यमंत्री का पद उनको। और कुछ और लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि पहाड़िया जी आगे बढ़े। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये एक विवाद का विषय हो जाता है। मैं किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो एक बुद्धिजीवी हूँ और मेरी तो मैत्री थी पहाड़िया जी से, कोई राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है। ये है। योगेश शर्मा जी आपको नमस्ते बोल रहे हैं, इनके साथ साथ सैकड़ों लोगों ने आपको नमस्ते कहा, सबको सामूहिक रूप से शिरोधार्य करता हूँ और सदा सहता के साथ में सबको अपना हार्दिक स्नेह प्रदान करता हूँ और आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। पहाड़िया जी के प्रति बहुत बहुत माथा को झुकाता हूँ, नत होता हूँ और शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे नमस्कार किया है उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके नमस्कार के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये थे डॉक्टर आर.के. शर्मा जी। बहुत रोचक, मार्मिक और बिल्कुल ऐसी बातें जो जमीनी बातें थी, चूंकि स्कूलिंग इनकी साथ रही है तो उनसे ज्यादा कौन किसी व्यक्ति को नजदीक से समझ सकता है। आपने ये कीमती समय निकाल करके चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।